आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। हरियाणा की जन स्वास्थ्य मंत्री किरण चौधरी पर पथराव मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए तीनों युवक गांव कोरियावास के रहने वाले हैं। पकड़े गए सभी युवकों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि गुरुवार देर शाम किरण चौधरी पर कोरियावास गांव में एक जनसभा के दौरान पथराव हुआ था। किरण चौधरी अपनी बेटी और कांग्रेसी प्रत्याशी श्रुति चौधरी के लिए प्रचार कर रही थी। किरण फिलहाल गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। मामले की पड़ताल में पुलिस ने गांव के करीब 50 लोगों से पूछताछ भी की है। किरण चौधरी की सभा कवरेज करने वाली वीडियो सर्विलांस टीम के पास पथराव की रिकॉर्डिंग नहीं है। जो फुटेज है उसमें पथराव की घटना के बाद किरण चौधरी को उनके सुरक्षा कर्मियों द्वारा स्थल से उठाकर ले जाने के दृश्य तो हैं, पर उससे पहले के नहीं होने के चलते उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मोहिंदर भारती से। तो जी हाँ मोहिंदर, आज जैसा कि ये है कि 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। कौन ये लोग हैं और ये लोग अगर उसी गांव से जुड़े हुए हैं तो किस तरह ये मामला सामने आ रहा है? क्या तस्वीर बन रही है कि कौन ये लोग हैं जिन्होंने हमला किया है? जी आरती, मैं आपको बता देना चाहूँगा 19 तारीख की शाम 7:45 बजे का मामला है कि किरण चौधरी जो हरियाणा सरकार में जन स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और वो अपनी बेटी चौधरी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट से, उनके लिए महेंद्रगढ़ में पड़ने वाला गांव ये कोरियावास है, इसमें एक जनसभा को संबोधित कर रही थी और रात का समय होने के कारण जो भी उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाई है। और उसके बाद जैसे पथराव किया तो पहले तो उन्होंने इस दौरान हंगामा किया, जो युवक थे उन्होंने, उसके बाद हंगामा करने के बाद पथराव किया। बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो थे कुछ दिन पहले ही किरण चौधरी से टूटी सड़क को लेकर मिले, शिकायत की थी, लेकिन वो शिकायत उन्होंने कबूल की या नहीं की ये तो कोई खुलासा नहीं हो पाया है। उसके बाद ये हमला किया है और ये कोरियावास के जो 3 युवक है, आज पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। प्रदीप पुत्र ओम प्रकाश, दिनेश उर्फ विनय पुत्र प्रभुदयाल और प्रदीप पुत्र रामचंद्र को आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनसे पूछताछ जारी है और लगभग 50 लोगों के करीब जो जनसभा में मौजूद थे वहाँ पर उनकी फुल डिटेल भी खंगाली जा रही है, जिससे भी मामले का इख्तियार था उसके। जी मोहिंदर जी, जैसा कि आपने बताया कि इन लोगों ने पहले हंगामा किया, उसके बाद पथराव किया, तो जो तस्वीर उभर रही है उसमें क्या ये सवाल भी उठ रहा है कि इन लोगों को किस तरह की शिकायत थी? जैसा कि आपने बताया कि ये लोग कुछ दिन पहले सड़क टूटने के मामले को लेकर किरण चौधरी से मिलने गए थे या मिल नहीं पाए, जो भी घटना इस पूरे मामले में रही, तो उसे देखकर क्या लगता है कि इनकी नाराजगी सड़क टूटने को लेकर थी या बात की गहराई में कुछ और भी निकलकर सामने आ सकता है? जी आरती, मैं आपको बता देता हूँ मामले बनाए जो भी मामला सामने आ रहा है, जिससे सड़क मामले की बात है, टूटी सड़क को लेकर शिकायत की जा रही थी, उसको लेकर मामला है, मामले की बात है, या रणबीर सिंह की बात को लेकर मामला है। आगे भाजपा में जो अभी आए हैं कांग्रेस जो टिकट की दावेदारी रखते थे भिवानी लोकसभा सीट से और उन्हें जो टिकट ना मिली उसकी नाराजगी के कारण माना जा रहा है। दोनों पहलुओं पर नजर रखते हुए जांच जारी है और अभी इसका कोई भी खुलासा नहीं हो पाया। जो भी सामने आए हैं, जो 3 लोगों को पकड़ा है, उन पर यही आरोप लगाए गए कि टूटी सड़क को लेकर उनसे शिकायत की गई थी, उनकी सुनवाई न सुनी गई, उसके बाद उन्होंने हंगामा किया कार्यक्रम के दौरान, और कार्यक्रम के दौरान हंगामा करने के बाद उन्होंने पथराव किया, यही कारण सामने आ रहे हैं। जी आरती। जी मोहिंदर, जैसा कि आपने बताया कि ये वो लोग हैं जो कुछ दिन पहले इन्होंने शिकायत की थी सड़क के टूटे होने की और उसी शिकायत को लेकर इन्होंने हंगामा किया और उसी के चलते उन्होंने पथराव किया। पर आमतौर पर देखा जाता है कि जो हरियाणा के गाँव हैं, यहाँ पर काफ़ी तस्वीरें साफ होती हैं, यहाँ पर साफ साफ पता होता है कि कौन जो आदमी है गाँव का वो किस पार्टी को फॉलो करता है या किस पार्टी के पक्ष में है। तो ऐसे में इन जो ये 3 आरोपी पकड़े गए हैं, इनकी क्या तस्वीर है? क्या ये किरण चौधरी के खेमे के हैं? क्या ये किरण चौधरी को सपोर्ट करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, या फिर ये किसी दूसरी पार्टी से संबंधित लोग हैं?
जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो तीनों युवक पकड़े गए, किरण चौधरी के ना तो सपोर्टर थे, ना ही इनके वोटर थे। हर किसी तरह से जनसभा को खराब करने की नीयत से यहाँ पहुंचे गए थे, ऐसा सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मालूम पड़ा है। क्योंकि दूसरी खेमे के पार्टी के लोग थे, जैसे मैं बताऊँ आपको कि जैसे कांग्रेस के जैसे टूटे हुए उम्मीदवार धर्मवीर के समर्थक माने जा रहे हैं इन लोगों को, और इसी वजह से इनको पकड़ के जो है इनसे पूछताछ की जा रही है। आगे जो खुलासा सामने आएगा तो उसकी पूछताछ के बाद ही आएगा। वो अपडेट जो अभी अब तक पुलिस ने जो मीडिया में खुलासा नहीं, मीडिया में सम्मिलित नहीं की है, और अब करने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि ये इनका कारण क्या था और किस वजह से इन्होंने ये हमला किया है। जी मोहिंदर जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें कि किरण चौधरी पर पथराव मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फरीदाबाद में आम आदमी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के रोड शो के दौरान हंगामा देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने ही मुखिया के विरोध में दिखाई दिए। दरअसल फरीदाबाद में आज अरविंद केजरीवाल का चुनावी रोड शो था। इससे पहले कि इसकी शुरुआत होती, आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल को काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए। बताया जा रहा है कि ये कार्यकर्ता लोकसभा टिकटों के बंटवारे से नाराज थे। देखिए, हम इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने दिल्ली में 49 डेज की सरकार चलाई, उसमें इन्होंने कोई गवर्नेंस नहीं दी, सिर्फ लोकपाल का मुद्दा बना करके लोकसभा जाने की कोशिश करी। देश की जनता को चीट किया, दिल्ली की जनता को चीट किया। हम नहीं चाहते फरीदाबाद में ऐसा हो। केजरीवाल जी कहते हैं कि हम बिजली पानी देंगे, कोई हमें नौकरी तो हम खुश होंगे ना, हमारा आने वाला कल सुरक्षित होगा। बिजली पानी हम कब तक लेंगे? हमारी आने वाली पीढ़ियों को बिजली पानी थोड़ी देर दिया जाएगा, उनको तो हम सुरक्षित एक देश दे के जाएंगे ना। हजका नेता चंद्रमोहन अब अगला चुनाव एलनाबाद से लड़ने की तैयारी में है। इस बयान पर एलनाबाद के विधायक और इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि चंद्रमोहन से करनाल सीट तो संभाली नहीं गई, एलनाबाद की सीट पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर करनाल की जनता चंद्रमोहन को दौड़ा सकती है तो एलनाबाद से तो वो खुद ब खुद दौड़ जाएंगे। अगला चुनाव यहाँ मेरे फादर ने किसी से वादा नहीं कर रखा। अगला चुनाव मैं खुद लड़ूंगा यहाँ इलाहाबाद से हुए चौटाला के खिलाफ। चाहिए और ईमानदारी का, गुंडागर्दी और शराफत का फैसला इलाहाबाद के लोग आने वाले विधानसभा में करेंगे। और इस समय आदरणीय इंदिरा जी भाजपा से जीत के पार्लियामेंट में चंद्रमोहन जी ये कहता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। करनाल में टिकट लेके गया था ना, लड़ा नहीं फिर चुनाव। टिकट ठीक थी करनाल में, फिर क्यों छोड़ दी? टिकट करना चाहिए था, वहां से तो भाग लिया। इलाहाबाद के लोग के इतने कमजोर है कि ऐसे व्यक्ति को अपने यहाँ पे आने का भी मौका देंगे। दक्षिण हरियाणा में आज 2 दिन से इनेलो पार्टी को दूसरा बड़ा झटका लगा है। कल इनेलो के प्रदेश उपाध्यक्ष राव अजीत सिंह ने पार्टी को अलविदा कह दिया था और आज इनेलो के बावल विधायक रामेश्वर दयाल ने पार्टी को अलविदा कह दिया और सोमवार को विधायक पद से इस्तीफा देने का ऐलान भी कर दिया। पार्टी से इस्तीफा देने की वजह पर रामेश्वर दयाल का कहना है कि वो राव अजीत सिंह के समर्थक हैं और जब राव अजीत सिंह ने ही इनेलो पार्टी का दामन छोड़ दिया है तो ऐसे में पार्टी में उनका कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अपना इस्तीफा सोमवार को पार्टी सुप्रीमो को भेज देंगे। राव अजीत सिंह जी ने उनकी पूछ ना होने से पार्टी छोड़ दी जी। और राव अजीत सिंह जी का मेरे ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहा है, राव परिवार का आशीर्वाद रहा है, उनका सहारा रहा है, इसलिए उसके हिसाब से ये स्वाभाविक बनता है कि मैं भी राव अजीत सिंह के ही साथ रहूंगा जी। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ और मैं राव अजीत सिंह के साथ ही रहूंगा, जहाँ वो जाएंगे वहाँ उनके साथ। अखिल भारतीय पंजाबी जागृति मंच ने आम चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल को समर्थन देने की बात कही है। इसकी घोषणा आज चंडीगढ़ में मंच के अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा ने दी। उनके साथ प्रदेश के कई पंजाबी समुदाय के नेता भी उपस्थित थे। दरअसल मंच ने इनेलो का सभी 10 लोकसभा सीटों पर समर्थन करने का दावा किया है। मंच के अध्यक्ष सुभाष बत्रा ने ये भी दावा किया कि
जल्द ही कुछ वर्तमान विधायक भी इनेलो में शामिल होने जा रहे हैं। मंच ने उस राजनीतिक दल का समर्थन करने की घोषणा की थी जो दल पंजाबी समुदाय के कम से कम 2 उम्मीदवारों को टिकट देगा। मंच के पदाधिकारियों के अनुसार इनेलो ने फरीदाबाद से आर.के. आनंद, सिरसा से चरणजीत सिंह और करनाल से जसविंदर सिंह संधू को उतारकर पंजाबियों के हितों को ध्यान में रखा है। फिलहाल मंच के समर्थन की घोषणा से इनेलो को कितना चुनावी फायदा होगा, ये चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। आज पंजाबी समाज के लोग शामिल होने में और समर्थन देने में अंतर ये है कि ये तो एक हमारे समाज का निर्णय है। हमने पूरे प्रदेश के अंदर काफ़ी संगठनों से बातचीत करके ये निर्णय लिया है कि आखिरी लड़ाई का दौर विधानसभा है। आज हमारे पहले चरण के अंदर हम कामयाब हुए हैं और उस चरण के अंदर जहां हम 2 सीट मांगते थे, हमारे समाज को 3 सीटें देकर इनेलो पार्टी ने हमें मान सम्मान दिया है। तो पंजाबियों में एक बात कही जाती है कि जो हमारे साथ 2 कदम आगे बढ़े तो हम 100 कदम आगे जाके उनका साथ देते हैं। तो इसलिए ये हमने निर्णय लिया है। रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन के समय हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल, राज्यसभा सांसद शाहदयाल बत्रा, विधायक आनंद सिंह दांगी सहित उनके परिवार के सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी खराब हालत का हवाला देते हुए कहा कि भले ही वो अपनी खराब सेहत के चलते चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हों, लेकिन उन्हें पूरा यकीन है कि इस बार जनता उनका समर्थन करेगी और उन्हें एक बार फिर विजयी बनाएगी। वहीं नामांकन करवाने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उन्होंने पूरे प्रदेश का दौरा किया है और चारों ओर कांग्रेस की ही लहर है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद इनेलो पार्टी का तो बिल्कुल सफाया हो जाएगा। आप पूरे हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, क्या स्थिति देखते हैं सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों में? मैं तकरीबन सारे जा चुका और हिसार और अम्बाला आज मैं जा रहा हूँ। तो जो लोगों का रुझान देख रहा हूँ, लोगों के हरियाणा के जो साथी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, बहनें हैं, भाइयों का, उनका कांग्रेस के प्रति रुझान है और कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा में हवा चल रही है। मैंने अपनी तरफ से पूरा दिल लगा के पूरी नीयत से काम किया है और पूरी मेहनत से मैंने काम किया है। जो एक सांसद की जिम्मेदारी थी उसको मैंने निभाने के लिए पूरा अपना प्रयास किया है, पूरी कोशिश करी है। और अब मैं समझता हूँ कि अब लोगों को फैसला करना है और लोगों को अगर लगता है कि मैंने ठीक नीयत से काम किया है तो लोग साथ दें। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग, क्योंकि लोगों ने भी देखा है, दिन रात मैंने उनके बीच में रह के जो मेहनत करी है, क्या काम किया, लोगों ने भी देखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग साथ देंगे। करनाल में बीजेपी के उम्मीदवार अश्विनी चोपड़ा ने नामांकन भरा। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा मौजूद रहे। करनाल में पैराशूट से उतारे गए प्रत्याशी अश्विनी चोपड़ा के नामांकन भरने के समय भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा की मौजूदगी में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेताओं पर टिकटें बेचने तक के संगीन आरोप तक जड़ दिए। भाजपा प्रत्याशी के नामांकन के समय हजका कार्यकर्ता व नेता केवल नदारद रहे, बल्कि हजका के एक नेता ने तो बगावत कर आजाद उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया। इतना ही नहीं, हजका के तेज सिंह तखाना ने तो भाजपा प्रत्याशी के विरोध में पार्टी से त्याग पत्र तक दे दिया और आजाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र भरकर भाजपा प्रत्याशी के विरोध में चुनावी ताल ठोक दी। अश्विनी चोपड़ा ने कहा कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी लोगों से सहयोग की उम्मीद करता हूं। उन्होंने कहा कि करनाल लोकसभा क्षेत्र में जनता के साथ सिर्फ वायदे हुए हैं, विकास नहीं। 2005 में भारतीय जनता पार्टी का वर्कर हूँ और इसने 1,000 करोड़ रुपया लिया है। विरोध पैसा लेके टिकट बेची है सारी। यहाँ पर लोकल किसी पंजाबी को देता है, यहाँ पर लोकल पंजाबी थे। पानीपत में, करनाल में कितने वर्कर हैं भारतीय जनता पार्टी में जो इतने 25 सालों से 30 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन इसने जोर से पैसा खाकर ये उठा से पैसे खा रखे हैं। मुद्दे तो बहुत हैं इस देश में। पिछले 10 साल से जब से कांग्रेस की सरकार
पावर में आई है केंद्र में, मैं समझता हूँ पिछले 10 साल में हमारा देश 100 साल पीछे चला गया है। रोज एक स्कैंडल। तब इन्होंने ना जमीन को छोड़ा, ना आसमान को छोड़ा, ना समुद्र को छोड़ा, हर जगह स्कैंडल ही स्कैंडल। हरियाणा के किसान आज भी पानी की समस्या से परेशान हैं और इलाके के नेता हर चुनाव में एसवाईएल के पानी को दक्षिण हरियाणा में लाने का मुद्दा बनाकर चुनाव में वोट बटोरते हैं। एसवाईएल का पानी दक्षिण हरियाणा में तो लाने की बात दूर है, स्थानीय जनप्रतिनिधि हरियाणा में मौजूद पानी को भी दक्षिण हरियाणा में नहीं ला सके हैं, जिसके कारण किसान परेशान हैं और नेता हर चुनाव में पानी लाने के मुद्दे को लेकर वोट मांगते हैं। आखिर कब मिलेगा हरियाणा को अपने हक का पानी? क्या एसवाईएल का पानी अब की बार दक्षिण हरियाणा में पहुंच पाएगा? क्यों उत्तरी हरियाणा में मौजूद पानी को दक्षिण हरियाणा को नहीं दिया गया? ये सभी सवाल हरियाणा के लोगों के हैं, उन नेताओं से जो पहले उनके जनप्रतिनिधि रहे और इस बार भी लोकसभा चुनाव में इलाके के प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनावी मैदान में हैं। पिछले लंबे अरसे से दक्षिण हरियाणा के किसानों को एसवाईएल यानी सतलुज यमुना लिंक के पानी का इलाके में आने का इंतजार है, लेकिन लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी किसानों को उनके हक का पानी नहीं मिल पाया। इसका बड़ा सीधा साधा रीजन है कि पॉलिटिशियन नहीं चाहते कि जो एसवाईएल मुद्दा सुलझे, इसका लाभ दक्षिण हरियाणा को होना है 5 जिलों को। ये पहले जैसे सरकार केंद्र में भी कांग्रेस की थी, पंजाब में भी कांग्रेस की थी, हरियाणा में भी कांग्रेस की थी, लेकिन एसवाईएल के मुद्दे को नहीं सुलझा तीनों सरकारों ने। अलबत्ता कांग्रेस ने, अमरिंदर सिंह सरकार ने उस समझौते को ही रद्द करने का कानून बना दिया जिससे हमें पानी मिलना था। सबसे विचारणीय बात है कि इससे स्पष्ट होता है कि सरकारें, राजनेता इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कहीं भी से भी गंभीर नहीं है। तीनों जगह हरियाणा, पंजाब, केंद्र में कांग्रेस सरकार होने के बाद इस इलाके की किसानों की बात पूरी करने वाला मामला खत्म हो गया। पानी नहाने से भाई एक तो पशुओं की बड़ी बड़ी दिक्कत है, नहाने धोने में भी हमारा जल स्तर है वो गया 50-60 फुट नीचे, और फसल भी एक ही फसल होती है हमारी, पानी आ जाए तो 3 फसल हो जाए। मिनिस्टर की आपस की वो है, वो उसकी टांग खींच रहा है, उसके आना तो पानी भी नहीं आने दे रहा हमारा हिसाब से। तो दरअसल जब हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ तब पंजाब की रावी व्यास नदियों के पानी का बंटवारा करके दक्षिण हरियाणा के हिस्से का पानी इलाके में लाना था, जिसके लिए सतलुज यमुना लिंक एसवाईएल नहर का निर्माण हुआ था। लेकिन आज तक इलाके में पानी नहीं आया और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तीनों राज्यों में पानी के बंटवारे को लेकर जो एग्रीमेंट हुआ था वो आज तक सिरे नहीं चढ़ पाया। मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास कर दिया। आज ये मुद्दा राष्ट्रपति के पास लंबित है। हमारे इस एरिया का सबसे अहम मुद्दा ये है कि 2006 के अंदर रावी ब्यास का पानी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया गया था। हमारा सारा सूखा एरिया है दक्षिणी हरियाणा का, यहाँ पर पानी की आइंदा किल्लत बननी है। 6-7 साल से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई नहीं हुई प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की, ये एक षड्यंत्र के रूप से हमारे को वंचित रखने के लिए, या हरियाणा के लोगों का इतना दबाव नहीं है जितना कि पंजाब वालों का है, उसकी वजह से अपने धर्म के अनुसार ये सरकार कार्य नहीं कर पाई। पानी नहीं आने का एक ही कारण है कि जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ और हरियाणा का एक नए प्राण के रूप में उदय हुआ, तो जो रावी और ब्यास नदियों का हरियाणा के हिस्से का पानी था उसे यहाँ लाना था। तो उसके लिए संपर्क नहर का, सतलुज यमुना संपर्क नहर का निर्माण हुआ, क्योंकि भाखड़ा से पानी रावी ब्यास का आना था। लेकिन आज तक वो पानी नहीं आया और जितना भी निर्माण हुआ वो भी ध्वस्त हो चुका है, खंडर में बदल चुका है। उत्तरी हरियाणा में जो पानी आ रहा है उसका हिस्सा भी दक्षिण हरियाणा को नहीं दिया गया, जिसके चलते प्रदेश में एक तरफ तो जमीन दलदल हो गई और सरकार उसे बचाने के लिए कई करोड़ रुपए खर्च करती है, और दक्षिण हरियाणा में जमीन सूखी पड़ी है, जिससे इलाके के किसानों को खेती करने में काफी समस्या होती है। जब तक इस मुद्दे को सुलझाने के लिए केंद्र, राष्ट्रपति स्तर पर कोई बहुत ही अहम, या सुप्रीम कोर्ट स्तर पर कोई बहुत अहम निर्णय नहीं किया गया, तो ये मुद्दा राजनेताओं की उससे छूट
नहीं समझ सकते। दरअसल में इस क्षेत्र की समस्या की जड़ है या इस क्षेत्र की नहरी पानी की जलापूर्ति की कुंजी है, वो यह है कि पंजाब से जो पानी आना है उसकी बात तो एक अलग मुद्दा है। जो पानी सन 76 से रावी ब्यास के हिस्से का सतलुज के साथ हमारे हरियाणा में आ चुका है, उस पानी में जो हिस्सा दक्षिणी हरियाणा का अहिरवाल का बनता है वो यहाँ उपलब्ध कराया जाए। यही हमारा जलयुद्ध था कि जो हरियाणा में वर्तमान में उपलब्ध नहरी पानी है उसका समुचित बंटवारा हो और उसका प्रबंध ठीक हो, ताकि कहीं सेम और कहीं सूखा की स्थिति से निजात पाई जाए और ये जो क्षेत्र अपने हिस्से के पानी से वंचित है उसको हिस्से का पानी मिले। एक बार फिर आम चुनाव में गुड़गांव लोकसभा सीट से अलग अलग पार्टी से चुनावी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों का बड़ा मुद्दा भेदभाव खत्म करना और इलाके में पानी लाना है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जनता के चुने गए प्रतिनिधि उनके हक का पानी उन्हें दिला पाएंगे। रेवाड़ी से मोहिंद्र भारती के साथ अमित कुमार, डे एंड नाइट न्यूज। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए डे एंड नाइट न्यूज। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।